अब बात सेना के उस बड़े सर्च ऑपरेशन की जो घाटी में इस वक्त चल रहा है, क्योंकि अब आतंकियों की खैर नहीं, वो जहां भी छिपेंगे उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। जम्मू कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलने की जो साजिश हो रही है उसे मिटाने के लिए अब सेना ने अपनी कमर कस ली है। घाटी के करीब 2.5 दर्जन गांव में इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में ये घाटी में सेना का अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है। इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसके लिए कुछ हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं। आतंक के पैरोकार ध्यान से सुन ले, कश्मीर घाटी को सुलगाने वाले होशियार हो जाएं। सेना ने कस ली है कमर, ना आतंकी बचेंगे ना उनके मददगार। हवा में हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है, जमीन पर फौजी बूटे थमक रही हैं। कश्मीर घाटी में छिपे आतंकी खोजे जा रहे हैं। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने छेड़ दिया है सर्च ऑपरेशन। हाल के दिनों में ये कश्मीर घाटी में सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन बताया जा रहा है। हालांकि सेना इसे रूटीन ऑपरेशन बता रही है। कॉम्बिंग ऑपरेशन गोज ऑन रेगुलरली, इट इज एवरीडे अफेयर। आज कोई नया कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है, रेगुलर अफेयर है। ये है कि थोड़ी अब की बार जो आज जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कुछ बैंक लूटे गए हैं, कुछ हमारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं, सम पुलिसमैन हैव बीन किल्ड। सो इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द सिचुएशन इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। दीज ऑपरेशंस आर कैरिड आउट। बताया जा रहा है कि शोपिया के चिल्लीपुरा, सुगन, तुर्कवंगम, हफ, शिरमल, द्राग, मालदेर, डाचू, हफ, गुदी, नली पोशावरी और दराजपोरा समेत 20 से ज्यादा गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल इन इलाकों में सेना को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के करीब 2500 जवान इलाके का चप्पा चप्पा छानने निकल पड़े। सिक्योरिटी फोर्सेस को टिप ऑफ मिला था कि मिलिटेंट्स इस इलाके में छुपे हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर कल 2 बैंक शोपियान में लूटे गए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने उन मिलिटेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया था जिन मिलिटेंट्स ने ये बैंक लूटे, और जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी पिक्चर्स भी वायरल कर दी और साथ ही उनके सर पे इनाम भी रखा। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि उन सभी मिलिटेंट्स को अरेस्ट किया जाए। जाहिर है अब आतंकियों की खैर नहीं और उनके मददगारों को भी सेना ने दिया है सख्त पैगाम। पाकिस्तान की बर्बरता से उबर रहे देश को आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया है कि सेना एक्शन लेगी और जरूर लेगी, लेकिन सेना कहने में नहीं करने में भरोसा रखती है। आप उससे फ्यूचर प्लान मांग रहे हैं, फ्यूचर प्लान फॉर कभी देती नहीं है। पहले प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। सूत्रों की माने तो एलओसी के उस पार करीब 50 आतंकी कैंप सक्रिय हैं। इनमें 10 कैंप पीओके में एलओसी के पास हैं, जिनमें सबसे बड़ा आतंकी कैंप लश्कर का बताया जा रहा है। लेकिन सेना मुस्तैद है आतंक को करारा जवाब देने के लिए। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इसमें कोई शक नहीं है कि हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में बैंक लूटने की वारदातें बढ़ी हैं। नोटबंदी के बाद शायद आतंकियों की फंडिंग पर जो रोक लगी है तो उन्होंने लूट का सहारा लेना शुरू कर दिया है। कभी वो हथियार लूटते हैं तो कभी बैंक, और इसीलिए अब उन पर लगाम लगाने की तैयारियां जोर शोर से कर ली गई। कभी पुलवामा में बैंक बने निशाना, कभी कुलगाम में बैंक लूट, कभी शोपिया और कभी कोई और जगह। नोटबंदी के बाद आतंकियों के लिए बैंक सबसे आसान टारगेट बनते जा रहे हैं। कभी आतंकी बैंक से पैसे लूटते हैं और कभी किसी पुलिस वाले से हथियार। सवाल ये कि क्या बैंक लूट के पीछे आतंकियों की सोची समझी साजिश है, या फिर नोटबंदी के बाद हुई कंगाली दूर करने के लिए आतंकी बैंकों को निशाना बना रहे हैं। हाल के दिनों में सीमा पर बढ़ी निगरानी की वजह से आतंकियों तक मदद पहुंचनी काफी मुश्किल रही है, और शायद यही वजह है कि वो लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जाहिर बात है कि जब बाहर से मटेरियल नहीं आ रहा है, हथियार नहीं आ पा रहा है, तो वो ऐसी कुछ कोशिश करेंगे कि यहाँ से उनको ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएं, मुहैया हो जाएं। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि फोर्सेस को अटैक करिए, पुलिस पार्टी को अटैक करिए, बैंक की जो गार्ड हैं या बैंक कैश वैन्स हैं उनको अटैक करें, और इनसे जो भी वो लूट सकें वेपन, वो उनके फिर काम आए।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8 नवंबर की नोटबंदी के बाद कश्मीर घाटी में बैंक और हथियारों की लूट की करीब 2 दर्जन वारदातें हुई हैं। 3 मई 2017 को आतंकियों ने पुलवामा में 2 अलग अलग वारदातों में करीब 9,42,000 रुपए लूट लिए, जबकि 2 मई को कुलगाम में यारीपुरा शाखा से 65,000 रुपए लूटे गए। 1 मई को कुलगाम में ही आतंकियों ने कैश वैन पर हमला किया। लूट की रकम का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन आतंकियों ने 5 सरकारी SLR राइफलों को लूट लिया। अंदाजे के मुताबिक नोटबंदी के बाद अब तक आतंकियों ने 50 से 60 लाख रुपए अलग अलग वारदातों में लूटे हैं। तो वहीं उनके निशाने पर पुलिस वाले और बैंक के सुरक्षाकर्मी भी रहे हैं। स्ट्रेट वे इसको कोरिलेट करना डीमोनेटाइजेशन से, आई हैव अ डिफरेंट व्यू इन दैट। लेकिन हाँ, डीमोनेटाइजेशन से यहाँ की जो हवाला एक्टिविटीज़ थी और इलीगल जो भी ट्रांजैक्शंस थी उस पर बहुत फ़र्क पड़ा था, जिसके चलते चाहे वो आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहिए, चाहे आप उसको स्टोन पेल्टर्स की कोई भी संगबाज यूनियन वगैरह कुछ भी कहिए, उनके पास जो पैसे दिए जा रहे थे उसमें बहुत रोक लगी थी। जानकारों की माने तो आतंकी इस तरह की लूट से न सिर्फ अपनी कंगाली दूर करना चाहते हैं, बल्कि अपनी मौजूदगी का भी एहसास कराना चाहते हैं। जानकारों की माने तो बैंक लूटने से आतंकियों को एक मुश्त बड़ी रकम हाथ लग जाती है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसी खबरें खूब सुर्खियां बनती हैं। आतंकियों को यह भी लगता है कि ऐसी वारदातों से सरकार ATM और बैंकों की सुरक्षा में जवानों को तैनात करेगी और ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई ढीली पड़ सकती है। जाहिर है आतंकी एक सोची समझी रणनीति अपना रहे हैं और शायद यही वजह है कि ऐसी वारदातों को रोकने के लिए सेना भी मुस्तैद हो चुकी है। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां पर लग रहा है कि एक और सियासी जंग की पटकथा लिखी जा चुकी है। दरअसल दिल्ली सचिवालय में CBI की छापेमारी का क्या कुछ बवाल बढ़ेगा? क्या केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव तेज होगा? ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य सचिव तरुण सिंह के ठिकानों पर CBI रेड पड़ी और उसके बाद तरुण सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, जिसका पहले से ही 36 का आंकड़ा है, वो CBI के दुरुपयोग के आरोप जरूर लगाएगी। CBI ने दिल्ली सरकार के सचिवालय के स्वास्थ्य विभाग पर छापा मारा। ये रेड पूर्व स्वास्थ्य सचिव तरुण सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए केस के मामले में की गई। पूर्व स्वास्थ्य सचिव पर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए हेराफेरी का आरोप है। दिल्ली सचिवालय में CBI की छापेमारी। दिल्ली सरकार के सचिवालय में स्थित स्वास्थ्य विभाग पर CBI ने आज छापेमारी की है। पूर्व स्वास्थ्य सचिव पर हेराफेरी का आरोप है। CBI ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर छापा मारा है। ये छापेमारी पूर्व स्वास्थ्य सचिव तरुण सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए केस के मामले में की गई। दिल्ली सरकार के सचिवालय के स्वास्थ्य विभाग के अलावा करीब आधा दर्जन ठिकानों पर छापा पड़ा, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य सचिव तरुण सिंह का घर भी शामिल है। तरुण सिंह पर एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 3 निजी कंपनियों को 10 करोड़ 50 लाख रुपए का ठेका दिया गया था। ये ठेका दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इमरजेंसी एरिया में सुरक्षा का था और इसी सिलसिले में छापा मारा गया। रेड के बाद CBI की ओर से बयान जारी किया गया। छापामारी पूर्व स्वास्थ्य सचिव तरुण सिंह और 3 प्राइवेट एजेंसियों के खिलाफ की गई। सत्येंद्र जैन के निवास पर छापा नहीं मारा गया। दिल्ली सरकार जो काम कर रही है हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, उसकी वजह से इस तरह की चीज़ें चल रही है। अब से नहीं, पिछले 1-1.5 साल से चल रही हैं और ये चलती रहेंगी। मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं तो मोहल्ला क्लिनिक की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, कुछ लोग परेशान हैं, तो इस तरह का दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। तरुण सिंह को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले भी संग्राम छेड़ चुके हैं। बताया जाता है कि केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट में भी सिंह की काफ़ी अहम भूमिका रही है। तो जाहिर है कि CBI की छापामारी के बाद एक बार फिर घमासान तेज हो सकता है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं केंद्र सरकार की तरफ से कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण की, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर को देश की सबसे ज्यादा साफ सफाई वाला शहर घोषित किया गया है। यानी कि क्लीन सिटी बना है देश का इंदौर, जबकि सबसे गंदा शहर उत्तर प्रदेश का गोंडा बना है। साफ सुथरे शहरों में सबसे अधिक मध्य प्रदेश की शहरी निकायों ने बाजी मारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का सकारात्मक असर दिखने लगा है। 2014 में लॉन्च किए गए स्वच्छता मिशन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से स्वच्छता का सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें बाजी मारी मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे साफ शहर होने का खिताब अपने नाम किया, तो वहीं इस कतार में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी दूसरे नंबर पर काबिज हो गई। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश ने ऊंची छलांग लगाई है। इंदौर जहां स्वच्छता के मामले में देश में पहले पायदान पर रहा है, तो वहीं सूबे की राजधानी भोपाल दूसरे नंबर पर जगह बनाने में कामयाब रही है। और इस तरह शिवराज का ये सूबा स्वच्छता के मामले में देश में अव्वल नंबर पर नजर आ रहा है। अब हम आपको केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण के पहले 10 शहरों की लिस्ट से रूबरू करवा देते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर इंदौर, फिर भोपाल, विशाखापट्टनम, सूरत, मैसूरू, तिरुचिरापल्ली, दिल्ली के एनडीएमसी वाले इलाके, नवी मुंबई, तिरुपति और वडोदरा काबिज रहे। बहुत अथक प्रयास रहा है हमारे जो महापौर हैं और जो गवर्नेंस है यहाँ पे नगर निगम की, उनके अथक प्रयास से। और वैसे भी भोपाल जो है काफी सुंदर शहर है, पुराना भी। वो सर्वे बिल्कुल सही रहा है। हम जहाँ पर देखते हैं चारों तरफ ऑलमोस्ट हमें साफ सफाई दिख रही है। कुछ एक जगह है जैसे लोग अभी कॉन्शियस नहीं हुए हैं, कूड़ा कचरा फेंक ही देते हैं। एक तरफ जहां शिवराज सरकार का सूबा स्वच्छता मामले में सबसे आगे नजर आया, तो वहीं सफाई के मामले में यूपी सबसे फिसड्डी साबित हुआ। देश के 10 सबसे गंदे शहरों में से 4 यूपी के ही रहे। सफाई के मामले में सबसे खराब रिकॉर्ड वाले 10 शहरों में यूपी के 4, बिहार और पंजाब के 2 और उत्तराखंड महाराष्ट्र के 1-1 शहर शामिल हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत जारी कुल 434 शहरों की लिस्ट में गोंडा सबसे गंदा शहर रहा, जबकि महाराष्ट्र का भुसावल 433वें पायदान पर रहा। दरअसल देश के 434 शहरों और नगरों में कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के मुताबिक इसमें हिस्सा लेने वाले 83% से अधिक लोगों ने बताया कि उनके इलाके में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा साफ सफाई देखने को मिली है। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर किन पैमानों पर सफाई को मापा गया। इस सर्वेक्षण में स्वच्छता, बुनियादी ढांचा, कूड़ेदान की उपलब्धता, कूड़ा इकट्ठा करने जैसी सेवाओं में सुधार, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति, आवासीय क्षेत्र में सफाई का हाल, रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके में सफाई के हाल से जुड़े सवाल किए गए थे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी ने सफाई की इस दौड़ में लंबी छलांग लगाई है। 418वें शहर से वाराणसी ने 32वें पायदान पर खुद को स्थापित कर दिया। मानो गंगा के घाटों के कायाकल्प ने शिव की नगरी को कुछ और चमकदार बना दिया है। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ दिनों पहले तक दुनिया की सबसे वजनी महिला के तौर पर देखी जाने वाली मिस्र की नागरिक ईमान अहमद की, जो मुंबई के सैफी अस्पताल से छुट्टी पाकर अब अपने वतन लौट गई हैं। ईमान अपने मोटापे से परेशान थी और वो जब भारत आई थी उस वक्त उनका वजन 500 किलो था, लेकिन सर्जरी के बाद अब उनका वजन महज 170 किलो रह गया है। कुछ समय पहले तक दुनिया की सबसे मोटी महिला माने जाने वाली मिस्र की ईमान अहमद आज महज 170 किलो की रह गई है। मोटापे की वजह से ईमान की जिंदगी खतरे में थी, जिसके इलाज के लिए उसे भारत लाया गया। यहाँ रहकर उसे अब नई जिंदगी मिल गई है। मुंबई के सैफी अस्पताल में ईमान अहमद की सर्जरी की गई, जिसके बाद उसका वजन 500 किलो से घटकर महज 170 किलो रह गया। Yes, patient is all right. Patient is conscious, cooperative, and she has given us a thanks to the Indian doctors and the Indian community. हालांकि आगे के इलाज के लिए ईमान को अब आबू धाबी के बुर्जिल हॉस्पिटल ले जाया गया है। डॉक्टर लकड़ावाला ने बताया कि सैफी अस्पताल के सीईओ हुजैफा सेहाई को आबू धाबी के वीपीएस बुर्जिल हॉस्पिटल से एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ईमान की सेहत अच्छी है और वो विमान में सफर कर सकती है। ईमान को 3 महीने पहले जब फरवरी में मुंबई के सैफी अस्पताल में लाया गया था, तो उस वक्त ईमान को मिस्र से भारत लाने के लिए कार्गो विमान की मदद दी गई थी और फिर ट्रक से अस्पताल तक का सफर पूरा किया गया था। इतना ही नहीं, ईमान को अस्पताल के कमरे में क्रेन की मदद से पहुंचाया गया था, लेकिन आज ईमान को ना तो ट्रक की जरूरत पड़ी और ना ही क्रेन की। 500 किलो से 170 किलो की हुचकी ईमान जब अस्पताल से निकली तो वो व्हील चेयर पर थी। डॉक्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि ईमान जो है वो 11 साल की उम्र के बाद ही उन्होंने चलना छोड़ दिया था, तो ईमान का चलना काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे में अबू धाबी के जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर उनका इलाज करेंगे ताकि वो चल पाए। अगर बात ईमान के इलाज की करें तो इस पर 3 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जिसमें से 65 लाख रुपए अस्पताल को दान के रूप में भारतीयों से मिले हैं।
ईमान जब महज 11 साल की थी तब से बढ़ते मोटापे के चलते उसका चलना फिरना बंद हो गया था, लेकिन भारत में डॉक्टरों की मेहनत ने ईमान को नई जिंदगी दे दी है और उसके घर वाले तहे दिल से भारतीयों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फिलहाल ईमान अहमद ने 3 महीने बाद भारत को अलविदा कह दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। तो ये थी देश और दुनिया की हर खबर हर पहलू के साथ नेशन न्यूज में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।